Hello, today we are going to start again and continue on our topic corrosion. Okay, so today we will continue our topic corrosion. In corrosion, we know about that what actually corrosion is. We talked about that corrosion is a $1 billion thing. We know that how corrosion occurs. When atmospheric gases present in atmosphere, then it reacts with metal surface, okay, and after that metal donate electrons and due to this corrosion occurs, okay. जैसा कि हमने मेटल के बारे में पढ़ा है, जैसा कि हमने corrosion के बारे में पढ़ा है कि corrosion जो है इसके कारण क्या होता है कि हमें बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ता है। corrosion एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें होता क्या है कि जैसे कि अगर मैंने आप पिछले क्लास में बताया था कि अगर आपके पास कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है तो ऑक्सीजन क्या करता है, मेटल सरफेस पे रिएक्ट करता है। वो रिएक्ट कैसे करता है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन जो है वो मेटल सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद फिर क्या होता है कि मेटल एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो जब मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन एटम उस इलेक्ट्रॉन को लेता है और इस तरह से क्या होता है कि किसी भी मेटल सरफेस पे एक ऑक्साइड फिल्म बनता है और उस ऑक्साइड फिल्म के कारण क्या होता है, वो कोरोजन स्टार्ट होता है। ठीक है, मैंने पिछले क्लासेस में कोरोजन के बारे में जाना था, कोरोजन क्या होता है, उसके बाद हमने जाना था कि कोरोजन से हमें क्या क्या लॉस है। ठीक है, और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि पिछले क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि कोरोजन ड्यू टू ऑक्सीजन। ठीक है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कोरोजन ड्यू टू ऑक्सीजन के कारण कोरोजन कैसे होता है। लेकिन आज हम जिस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे पहले पढ़ेंगे फीलिंग बैकवर्ड फ्लूइड। ये फीलिंग बैकवर्ड फ्लूइड क्या है, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कोरोजन बाय अदर गैसेस से कोरोजन किस तरह से होता है। फिर हम बात करेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक कोरोजन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एटमॉस्फेरिक कोरोजन को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इमर्स्ड और फिर इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन के बारे में। सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा पीलिंग बैकवर्ड फ्लूइड। क्या है हमारा पीलिंग बैकवर्ड फ्लूइड। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में बात किया था कि ऑक्साइड फिल्म जो होता है वो प्रोटेक्टिव या फिर नॉन प्रोटेक्टिव हो सकता है नेचर में। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास कोई मेटल है, ठीक है, तो इस मेटल ने क्या किया, ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो अगर मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हमने ये देखा कि मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो ऑक्साइड लेयर जो होती है वो क्या हो सकती है, प्रोटेक्टिव भी हो सकती है या फिर नॉन प्रोटेक्टिव इन नेचर हो सकती है। तो ये पीलिंग बैकवर्ड फ्लूइड हमें क्या बताता है, पीलिंग बैकवर्ड फ्लूइड से हम ये जानते हैं कि अगर हमारा मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है तो ये जो मेटल ऑक्साइड है ये मेटल ऑक्साइड प्रोटेक्टिव होगा नेचर में या फिर नॉन प्रोटेक्टिव होगा नेचर में। तो इसके लिए पीलिंग बैकवर्ड ने एक रूल दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि एन ऑक्साइड लेयर फॉर्म okay will be protective or नॉन प्रोटेक्टिव। कोई भी ऑक्साइड लेयर जो कि फॉर्म होता है वो प्रोटेक्टिव हो सकता है या फिर नॉन प्रोटेक्टिव हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन an oxide layer form will be protective or non-protective. It depends on the ratio of, ये क्या है कि ये एक रेशियो है। वैसे कि पीलिंग बैकवर्ड फ्लूइड जो है ये क्या है, ये एक रेशियो है। वो कौन सा रेशियो है, वो हमें ये बताता है कि वॉल्यूम, जब मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ तो कितना उसका वॉल्यूम, कितना मेटल का वॉल्यूम यूज हुआ और हमारे कितना मेटल
कंज्यूम हुआ। पीरियड बैकवर्ड फ्लो क्या है? पीरियड बैकवर्ड फ्लो ये बताता है कि कोई भी ऑक्साइड फॉर्म जो होगा वो या तो प्रोटेक्टिव होगा या फिर नॉन प्रोटेक्टिव होगा। वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड्स करता है किस पे? ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन रेशियो ऑफ, डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ volume of metal oxide form, depends on the ratio of volume of metal which is consumed and also on the volume of metal, depends on the volume of metal and metal consumed and metal consumed, okay, in oxide formation, in oxide formation। पीरियड बैकवर्ड फ्लो क्या बताता है कि अगर मेटल ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएंगे। तो ये जो ऑक्साइड होंगे वो या तो प्रोटेक्टिव होंगे या फिर नॉन प्रोटेक्टिव होंगे। ये कैसे पता चलेगा? तो ये डिपेंड करता है इस बात पे कि जब मेटल ने ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाया तो कितना वॉल्यूम मेटल ऑफ कितना, वो डिपेंड करता है कि वॉल्यूम ऑफ मेटल, मेटल की वॉल्यूम क्या है और कितना मेटल हमारा कंज्यूम हुआ जब हमारा ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो बेसिकली पीरियड बैकवर्ड फ्लो क्या है? पीरियड बैकवर्ड फ्लो एक रेशियो है। कौन सा रेशियो? पीरियड बैकवर्ड फ्लो जो होता है एक रेशियो है। वो कौन सा रेशियो होता है? वो रेशियो होता है कि वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड फॉर्म, मतलब मेरा कितना मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुआ और हमारा कितना मेटल कंज्यूम हुआ। ठीक है, ये जो रेशियो होता है इसी रेशियो को हम बोलते हैं पीरियड बैकवर्ड फ्लो। So it is a very important rule, okay, and by the help of this rule we can predict that whether the metal oxide form is protective or non-protective. By the help of this ratio we can distinguish between protective layer or non-protective layer of metal oxide. So by the help of formula we can detect that whether the metal oxide form will be protective or non-protective. Generally in case of protective or non-protective we have just used a simple rule, okay. Generally in case of protective or non-protective we see that if the ratio is greater than 1 or less than 1, we will discuss about that what happens if the peeling backward rule is peeling backward ratio is greater than 1 or peeling backward ratio is less than 1, okay. So all things depends on the ratio of पीरियड बैकवर्ड फ्लो। अगर हम मेटल ऑक्साइड के बारे में बात करें कि मेटल ऑक्साइड हमारा प्रोटेक्टिव है या फिर नॉन प्रोटेक्टिव है नेचर में, तो उसके लिए हम पीरियड बैकवर्ड फ्लो का यूज करते हैं। वो हमारा क्या बताता है कि जो पीरियड बैकवर्ड रेशियो जो होता है वो किसके इक्वल होता है? तो पीरियड बैकवर्ड रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है कि मेटल का वॉल्यूम क्या है और हमारा कितना मेटल क्या हुआ, कंज्यूम हुआ। पीरियड बैकवर्ड रेशियो is equal to volume of metal oxide form, volume of metal oxide form and volume of metal consumed। ठीक है, मतलब बस इस चीज को, इस रूल को, इस रेशियो को याद करके हम बता सकते हैं कि हमारा जो ऑक्साइड लेयर जो है वो प्रोटेक्टिव है या फिर नॉन प्रोटेक्टिव है नेचर में। ठीक है, बस इस रूल के हिसाब से हम बता सकते हैं, क्योंकि पीरियड बैकवर्ड रूल के रेशियो के हिसाब से जो वैल्यू आता है वो ये आता है कि वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड फॉर्म, मतलब मेरा कितना मेटल ऑक्साइड का वॉल्यूम फॉर्म हुआ और हम उस ऑक्साइड फॉर्मेशन में हमारा कितना मेटल कंज्यूम हुआ। ये इसी रेशियो को हम कहते हैं पीरियड बैकवर्ड रेशियो। ये जो रेशियो जो होती है, अगर हम इस रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होती है या तो वो 1 से छोटी आ सकती है या तो वो 1 से बड़ी हो सकती है। क्या होगा अगर हमारा पीवीआर रेशियो 1 से छोटा होगा? अगर हमारा पीरियड बैकवर्ड रेशियो जो है, अगर हमारा पीरियड बैकवर्ड रेशियो 1 से छोटा होगा, इसका मतलब हमारा ऑक्साइड जो होता है वो नॉन प्रोटेक्टिव होता है नेचर में। क्यों नॉन प्रोटेक्टिव क्यों होता है? ये सवाल अगर आपके मन में आ रहा होगा तो इसका जवाब ये है कि ये नॉन प्रोटेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि उस केस में क्या होता है कि जो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है वो क्या होता है,
पोरस होता है नेचर में। पोरस होगा नेचर में मतलब क्या होंगे कि मेटल में क्या होंगे, छोटे छोटे छेद होंगे, मेटल ऑक्साइड में क्या होंगे, छोटे छोटे छेद होंगे, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, पोरस नेचर। और इस पोरस नेचर के कारण क्या होता है कि ऑक्साइड के जो ऑक्सीजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इस मेटल ऑक्साइड से आसानी से डिफ्यूज होते जाते हैं। उस ऑक्सीजन उससे क्या होता है, डिफ्यूज से वो जो ऑक्सीजन है वो आसानी से डिफ्यूज होते जाते हैं। तो जैसे जैसे ये डिफ्यूजन बढ़ते जाता है वैसे वैसे क्या होता है कि कोरोजन की जो स्पीड है वो क्या होती है, बढ़ते जाती है। मतलब हमारा कोरोजन क्या है, वो कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। तो हम फिर से डिराइव करते हैं कि हमने क्या पढ़ा, पीलिंग बैकवर्ड रूल। पीलिंग बैकवर्ड रूल क्या है, ये एक ऐसा रूल है जिससे हम ये पता करते हैं कि हमारा जो मेटल है उसने ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट किया तो उसने मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। और ये जो मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड का जब फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो हम उसे पीवीआर, पीलिंग बैकवर्ड रेशियो के हिसाब से बताएंगे कि वो जो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है वो प्रोटेक्टिव है या फिर नॉन प्रोटेक्टिव है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले पीलिंग बैकवर्ड रेशियो का फॉर्मूला निकाला। वो फॉर्मूला क्या है, पीलिंग बैकवर्ड रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड फॉर्म, मतलब हमारा कितना मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुआ उसकी वॉल्यूम क्या है और हमारा इस प्रोसेस में कितना मेटल कंज्यूम हुआ। तो ये जो रेशियो है वो या तो 1 से स्मॉल हो सकती है या 1 से ग्रेट हो सकती है। अगर ये पीवीआर रेशियो 1 से छोटी होगी तो उस केस में हमारा जो ऑक्साइड फिल्म जो होगा वो क्या होगा, पोरस इन नेचर होगा। अगर वो ऑक्साइड फिल्म पोरस इन नेचर होगा तो उससे क्या होंगे कि उस पोर से क्या होंगे कि ऑक्सीजन गैस कंटिन्यूसली पास करते रहेंगे। और जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो मेटल ऑक्साइड जो होता है उसमें कोरोजन की कंटिन्यूअस चांस जो है वो क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। मतलब कोरोजन क्या होता है, कंटिन्यू होते रहता है, ठीक है। तो जो मैंने बताया उसे मैं आपको अभी वर्ड में लिखा देता हूं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ओके। सो फर्स्ट रूल वी आर टेकिंग अबाउट इज दैट व्हाट हैपेंड इन केस ऑफ पीलिंग बैकवर्ड रेशियो इज ग्रेटर देन 1। पीलिंग backward rule is greater than, sorry, is smaller than 1. If peeling backward rule is smaller than 1, okay, then in this case what happens, in this case the oxide film formed will be non-protective, okay। मतलब कि अगर हमारा पीलिंग बैकवर्ड रूल के हिसाब से अगर हमारा पीलिंग बैकवर्ड रेशियो, मैं लिख देता हूं, अगर ये पीलिंग बैकवर्ड रेशियो हो और ये क्या हो 1 से छोटा हो, अगर बाय मिस्टेक मैंने कहा हो कि 1 से बड़ा हो तो ये गलत है। पीलिंग बैकवर्ड रेशियो अगर 1 से छोटा हो तो उस केस में क्या होता है कि जो ऑक्साइड फिल्म जो होता है वो नॉन प्रोटेक्टिव होता है नेचर में। ये नॉन प्रोटेक्टिव नेचर में इसलिए होगा क्योंकि उस केस में क्या होंगे कि उस केस में मेटल ऑक्साइड के क्या होंगे, छोटे छोटे पोर्स बनेंगे। जो ऑक्साइड फिल्म जो होंगे उसमें क्या होंगे, हमें पोर्स दिखाई देंगे और उस पोर्स से क्या होता है कि ऑक्सीजन के जो गैस है वो क्या होते हैं, कंटिन्यूसली डिफ्यूज होते हैं, कंटिन्यूसली क्या होते हैं, पास होते हैं। और अगर ऑक्सीजन गैस कंटिन्यूसली उस पोर्स से पास होंगे तो इससे क्या होगा, कोरोजन क्या होगा, कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। सो द ऑक्साइड फॉर्म will be porous in nature, okay, and due to this, जिसके कारण क्या होता है, पोरस होने के कारण क्या होगा, पोरस होने के कारण क्या होगा कि जो अभी ऑक्सीजन गैस जो रहेंगे वो पोर से आसानी से पास कर पाएंगे। ड्यू टू दिस पोरस इन नेचर ऑक्सीजन विल diffuse through these pores, oxygen will
diffuse through these pores. ओके, ऑक्सीजन गैस क्या होगी, इस पोर्स से क्या करेंगे, आसानी से पार होते रहेंगे, और ये अगर कंटिन्यूसली पार होते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा कोरोजन जो है वो क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। ओके, एंड कोरोजन कंटिन्यूस। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बात कहा कि पीलिंग बैकवर्ड थ्रू क्या होता है, पीलिंग बैकवर्ड थ्रू एक ऐसा रूल है जिससे हम ये बात करते हैं कि हमारे साथ हमारे पास जो मेटल है अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और ये जो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो या तो पोरस होते हैं और या तो प्रोटेक्टिव होते हैं या फिर नॉन प्रोटेक्टिव होते हैं। तो ये प्रोटेक्टिव और नॉन प्रोटेक्टिव जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं किससे, कि अगर हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड है वो कौन से नेचर का है, वो या पोरस नेचर का है या फिर नॉन पोरस नेचर का है। तो इस चीज को पता लगाते हैं हम किससे, पीलिंग बैकवर्ड रेशियो के हिसाब से। अगर ये पीलिंग बैकवर्ड रेशियो जो है अगर वो क्या हो 1 से छोटा होगा तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड जो होंगे वो क्या होंगे, नॉन प्रोटेक्टिव होंगे, वो क्या होंगे, नॉन प्रोटेक्टिव होंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास उस समय जो मेटल ऑक्साइड होंगे उनका नेचर होगा पोरस, और पोरस मतलब जो क्या होंगे कि उससे ऑक्सीजन गैस आसानी से पास कर सकते हैं, और जब तक ये ऑक्सीजन गैस कंटिन्यूसली पास करते रहेंगे तब तक ये जो कोरोजन है वो क्या होंगे, कंटिन्यू होते रहेंगे। ठीक है, सो वी कैन से दैट ड्यू टू दिस व्हेन पीपीआर वैल्यू इज smaller than 1 or is smaller than 1, then in case oxide form will be porous in nature, due to this oxygen will diffuse through these pores and continuous corrosion क्या होंगे, कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या होगा अगर ये वैल्यू जो होंगे वो क्या होंगे, 1 से बड़ा होगा। ठीक है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर हमारा पीलिंग बैकवर्ड रेशियो 1 से इक्वल होगा। तो हमने ये बात की थी कि अगर ये रेशियो 1 से छोटा होता है तो ऑक्साइड फिल्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन प्रोटेक्टिव होते हैं नेचर में। क्यों, क्योंकि उस केस में मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, पोरस होते हैं नेचर में। तो इस केस में क्या होगा, इन दिस केस ऑक्साइड फिल्म जो होंगे वो क्या होंगे, विल बी नॉन पोरस इन नेचर। ठीक है, नॉन पोरस, ड्यू टू दिस oxide film will be protective in nature. Oxide film will be protective in nature. Okay, in this case इस केस में क्या होता है कि जो ऑक्साइड फिल्म होंगे वो नॉन पोरस होंगे। क्यों ऑक्साइड फिल्म नॉन पोरस होंगे, अगर हमारा ऑक्साइड फिल्म नॉन पोरस होगा तो ऑक्सीजन क्या होंगे, पास नहीं कर पाएंगे, तो जिससे क्या होगा, कोरोजन रुक जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो ऑक्साइड फिल्म होगा वो क्या होगा, प्रोटेक्टिव होगा नेचर में। इस केस में क्या होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्साइड लेयर फॉर्म, जो ऑक्साइड लेयर फॉर्म होगा, मेटल ऑक्साइड लेयर फॉर्म होगा, उसकी जो वॉल्यूम होगी वो ग्रेटर होगी, किससे, कितना हमारा मेटल कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसके एग्जांपल है जैसे अगर हमारे पास एल्युमिनियम की लेयर हो, ठीक है, इन केस ऑफ एल्युमिनियम, अगर हमारा एल्युमिनियम का अगर मेटल है और अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, एल्युमिनियम की कोटिंग बनाता है, और उस कोटिंग के कारण क्या होती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसकी साइनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा जो ऑक्साइड लेयर जो होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्टिव होता है नेचर में। इन केस ऑफ एल्युमिनियम वॉल्यूम ऑफ ऑक्साइड लेयर फॉर्म, volume of oxide layer form will be protective in nature. Will be protective in nature. Okay, why it is protective, because in this case volume of metal oxide form, okay, in this case volume of
metal oxide layer is formed is greater than volume of metal consumed, ठीक है। अगर फीलिंग बैकवर्ड रेशियो 1 से बड़ा हो या 1 के इक्वल हो तो इस केस में क्या होता है कि ये जो ऑक्साइड फिल्म के जो लेयर फॉर्म होते हैं वो नॉन पोरस होते हैं, और इस नॉन पोरस नेचर के कारण क्या होता है कि जो हमारा ऑक्साइड फिल्म जो होता है वो प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। जैसे कि हम एल्यूमिनियम के बारे में बात करें तो एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है कि जो मेटल ऑक्साइड के जो फॉर्म होता है उसकी जो वॉल्यूम होती है वो ग्रेटर होती है मेटल कंज्यूम से। तो इस केस में क्या कहते हैं कि हमारा जो ऑक्साइड फिल्म का जो नेचर है वो क्या है, प्रोटेक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो जैसा कि हमने बात किया कि अगर हमारे पास, और हाँ मैंने अभी आपको एक एग्जांपल मेरे से स्किप हो गया, वो एग्जांपल ये था कि अगर आपके पास फीलिंग बैकवर्ड रेशियो स्मॉलर हो 1 से तो उस केस में एग्जांपल क्या होंगे, तो जो भी अल्कली मेटल या फिर अल्कली मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो अगर कंज्यूम होंगे, वो अगर ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन करेंगे तो वो ऑक्साइड लेयर का जो फॉर्मेशन होगा वो नॉन प्रोटेक्टिव होंगे नेचर में, ठीक है। तो हमने ये बात की कि क्या सिर्फ कोरोजन ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन के साथ भी होगा, क्या किसी और गैसेस के कारण कोरोजन नहीं हो सकता है, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो जवाब ये है कि सिर्फ ऑक्सीजन के कारण ही नहीं, और बहुत सारे गैसेस हैं जो कि कोरोजन में हेल्प करते हैं, कोरोजन में मदद करते हैं। मतलब ऑक्सीजन के अलावा भी कुछ गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है जो कि क्या करते हैं, कोरोजन को फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोरोजन ड्यू टू अदर गैसेस, ओके। At first, we see that how atmospheric oxygen helps in corrosion, how corrosion occurs in the presence of oxygen, okay. And now we have discussed about PVR ratio. What is PVR ratio? How it is helpful to determine that whether the oxide film will be protective or non-protective. So now we are going to talk about corrosion by other gases. So we are going to talk about corrosion by other gases, okay. So first I need to talk about that what is the meaning of corrosion by other gases. It means various gases are present in our atmosphere, okay. So due to these gases corrosion occurs continuously in our nature, okay, in our surrounding metals. So other gases such as CO2, SO2, okay, SO2, Cl2, okay. So these gases have corrosive effect on metals. It means that when these gases react with metal, then they also helps in corrosion. Due to these gases, corrosion also occurs. मतलब ये है कि जैसे कि हमने बात की ऑक्सीजन से corrosion होता है, तो ऑक्सीजन के अलावा जैसे अगर आपके पास CO2 गैस हो, अगर आपके पास SO2 गैस हो, ठीक है, तो ये गैसेस क्या करते हैं, ये गैसेस जनरली कंबशन से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और ये जो गैसेस होते हैं ये भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, और जब ये गैसेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये भी क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये भी क्या करते हैं कि कोरोजन को हेल्प, कोरोजन इनके कारण भी क्या होता है कि हमारा मेटल कोरोड होता है। अब ये मेटल हमारा कितना कोरोड होगा वो डिपेंड करता है कि इन्होंने मेटल की रिएक्टिविटी कितनी है, मतलब इनका मेटल के साथ रिएक्टिविटी कैसा है, ठीक है। और ये भी डिपेंड, और इस पर भी डिपेंड करता है कि इस कोरोजन में कौन कौन से गैस इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं जिसे हमें जानना है कि कोरोजन बाय अदर गैसेस, ओके। बाय द हेल्प ऑफ दिस वी कैन नो दैट नॉट ओनली ऑक्सीजन but there are also few gases, okay, in our atmosphere which also helps in corrosion. So we can say that other gases such as CO2, SO2, Cl2, etc. Okay, these are the gases which are present in our atmosphere, are also corrosive in nature, okay. Have corrosive effect on
have corrosive effect on metals. Okay, and the extent of corrosion depends on the chemical affinity of metal. Okay, chemical affinity between the metal and corresponding gas evolved. In this case, extent of corrosion extent of corrosion depends on chemical affinity. Chemical affinity is chemical reactivity. Chemical affinity of metal. Okay. In this case, extent of corrosion depends on chemical affinity of metal. Okay, and corresponding gas evolved. And corresponding gas evolved. Okay, so you can say that, and this will also be protective or non-protective in nature. Okay, so suppose we have metal like iron. Okay, and it reacts with Fe plus H2S. So as a result we get FeS plus H2. FeS plus H2. This is our metal. When metal reacts with hydrogen sulfide, then what happens? It reacts with FeS, and as a result of this hydrogen gas is liberated. मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ गैसेस CO2, SO2, Cl2 ये भी क्या करते हैं कि मेटल को कोरोड करने का काम करते हैं। और ये जो मेटल का कोरोजन होता है वो डिपेंड करता है कि मेटल की स्ट्रेंथ क्या है, मेटल की रिएक्टिविटी कैसी है, और ये भी डिपेंड करती है कि कौन से करस्पॉन्डिंग गैस इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास आयरन का मेटल है और अगर मैं आयरन को मेटल को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, मेटल सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस क्या हो रहे हैं, लिबरेट हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारा कोरोजन ऑकर्स होता है, कोरोजन बाय अदर गैसेस। ठीक है, तो हमने ये जाना कि एटमॉस्फेरिक कोरोजन में किस तरह से कोरोजन होते हैं। ठीक है, एज अ नेम एटमॉस्फेरिक कोरोजन मतलब कि जो भी गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं उनके कारण कोरोजन कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि ये कोरोजन ऑक्सीजन गैस के कारण कैसे होता है। ठीक है, फिर हमने ये जाना कि पीवीआर रेशियो क्या है, मतलब मेटल ऑक्साइड जो फॉर्म होंगे वो प्रोटेक्टिव होंगे या फिर नॉन प्रोटेक्टिव होंगे। हमने ये जाना कि वो रेशियो के हिसाब से हम बात कर सकते हैं कि अगर पीवीआर रेशियो 1 से छोटी है तो इस केस में क्या होगा कि मेटल ऑक्साइड हमारा नॉन प्रोटेक्टिव होगा, क्योंकि इसमें क्या होंगे कि जो भी मेटल ऑक्साइड फॉर्म होंगे उनका नेचर पोरस होगा, और पोरस नेचर होने के कारण ऑक्साइड जो ऑक्सीजन की जो गैसेस है वो आसानी से क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे। ठीक है, और फिर हमने ये जाना कि अगर पीवीआर रेशियो 1 से ज्यादा बड़ा है तो ऑक्साइड रिंग जो होगा वो प्रोटेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि उस केस में क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड जो होंगे वो क्या होंगे, नॉन पोरस इन नेचर होंगे। अगर वो नॉन पोरस होंगे तो ऑक्सीजन गैस क्या होंगे, उससे पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर हमने ये जाना कि कोरोजन बाय अदर गैसेस मतलब कि एटमॉस्फेयर में जो सिर्फ ऑक्सीजन के कारण नहीं और भी कुछ गैसेस है जिससे हमारा कोरोजन हो सकता है, मेटल कोरोडेड हो सकते हैं, और वो गैसेस है CO2, SO2 और बहुत सारे गैसेस है। ये भी क्या करते हैं, ये भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और कोरोजन को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, लेकिन कोरोजन कितना एक्सटेंड होगा ये डिपेंड करता है कि मेटल की रिएक्टिविटी कितनी है, और वो इस पे डिपेंड करता है कि कौन से कॉरस्पॉन्डिंग गैस क्या हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे हमारा आयरन मेटल है, अगर हमारा आयरन मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करा रहा है तो हमने ये देखा कि FeS प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो रहे हैं, लिबरेट हो रहे हैं। ठीक है, हमने दो टॉपिक के बारे में बात की, पीलिंग बाइकल्स और कोरोजन का अदर गैसेस। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक कोरोजन। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक कोरोजन। कौन से कारक हैं जो कि एटमॉस्फेरिक कोरोजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जनरली जो हमें सबसे पहले पता है वो ये है कि मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे बड़ा हेल्प करते हैं। और एक इम्प्यूरिटीज है जो कि है कि जो भी इम्प्यूरिटीज हमारे एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, सो वी कैन से दैट फैक्टर्स which affect atmospheric corrosion, factors which affect
atmospheric corrosion are at first impurities in atmosphere, impurities in atmosphere, okay, and the second one is that, what is second one? Second one is moisture, ओके। ये दो फैक्टर जो हैं ये क्या करते हैं, ये कोरोजन को एक्सटेंड करने का सबसे अधिक काम करते हैं, ठीक है। इम्प्यूरिटीज इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो इम्प्यूरिटीज होते हैं वो कोरोजन में कैसे हेल्प करते हैं, कैसे मदद करते हैं, पहले हम इस बात को समझते हैं। जैसे आज हम जानते हैं कि हर जगह मोस्टली शहर में क्या है, इंडस्ट्री बने हुए हैं, ठीक है। ये इंडस्ट्री क्या करते हैं, हार्मफुल गैस कंटेन करते हैं, हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो इम्प्यूरिटीज जो हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, जो ये कम्बशन के कारण प्रोड्यूस होते हैं, तो इन गैसों के कारण क्या होता है, कोरोजन एक्सटेंड होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ये गैस तो प्रेजेंट रहते हैं, इसके अलावा भी क्या होता है कि हमारे गैसेस में, हमारे एटमॉस्फेयर में इन गैसेस के अलावा क्या होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वेपर प्रेजेंट रहते हैं, सल्फर एसिड के क्या होते हैं, वेपर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये वेपर जो रहते हैं या फिर ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेस रहते हैं, ये भी क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, और जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, एसिडिक इम्प्यूरिटीज का काम करते हैं। और ये जो एसिडिक इम्प्यूरिटीज जो होते हैं वो क्या करते हैं कि कोरोजन के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इस फेवरेबल कंडीशन के कारण भी क्या होता है, हमारा मेटल कोरोड हो जाता है, हमारा मेटल जो होता है वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है। सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इम्प्यूरिटीज इन एटमॉस्फेयर, ओके। So what is the meaning of impurities in atmosphere? So we have know that air in the industrial town, air in industrial town contains gases like CO2, SO2, H2S, etc. Okay, and we also know that with these gases, with, or we can say that along these gases, okay, इन गैसेस के अलावा भी क्या होते हैं कि इन गैसेस के अलावा भी क्या होता है कि हमारे पास कुछ एसिड के वेपर भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे HCl गैस, H2SO, ये सब क्या होते हैं, वेपर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो वेपर प्रेजेंट रहते हैं वो भी क्या करते हैं कि मेटल को आसानी से, मेटल के कोरोजन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये और क्यों हेल्प करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, ओके। सो वी कैन से दैट अलोंग these gases the traces of vapor, the traces of vapor, okay, the traces of vapor of hydrochloric acid sulfuric acid, etc. in presence of such acidic impurities, in presence of such acidic impurities, okay, in presence of such acidic impurities, corrosion becomes faster, corrosion become faster, ठीक। जैसे कि एयर इन इंडस्ट्रियल टाउन कंटेन्स
gases like CO2, SO2, H2S, etc. ओके, हमारे जो इंडस्ट्रियल काम में जो भी एयर रहते हैं उसमें CO2, SO2, H2S जैसे गैसेस प्रेजेंट रहते हैं और उन गैसेस के अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के भी ट्रेसेस प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि इस एसिडिक इम्प्योरिटीज के कारण हमारा कोरोजन क्या होता है, फास्टर होता है। ठीक है, और जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं सेकंड पॉइंट वो है हमारा मॉइस्चर। ओके, हम ये तो जानते हैं कि मॉइस्चर जो होता है वो कोरोजन के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि जो रस्टिंग की जो टेंडेंसी जो होती है वो क्या होती है कि मॉइस्चर उसके लिए बहुत नेसेसरी कंडीशन होती है। ठीक है, मॉइस्चर का काम क्या होता है कि मॉइस्चर जो होते हैं वो कोरोजन के रेट और कोरोजन के एक्सटेंट को क्या होता है बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आपके पास मॉइस्चर कंडीशन जितना ज्यादा होगा कोरोजन की रेट उतनी ही क्या होगी, फास्टर होगी। Okay, so first now we are going to talk about what is the effect of moisture. Okay, now we are going to talk about moisture. Okay, so the rate of corrosion increases. ये जो corrosion की जो रेट है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है जब हमारे पास ऐसा कंडीशन हो जब हमारे पास हाईली मॉइस्चर कंडीशन हो, हाईली ह्यूमिड कंडीशन हो एटमॉस्फेयर में। क्योंकि क्या होता है कि मॉइस्चर क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो ये क्या होते हैं, मॉइस्चर क्या होते हैं कि एटमॉस्फेरिक वेपर में क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये जो वेपर, ये जो एटमॉस्फेयर में जो ये जो वेपर जो डिसॉल्व होते हैं वो क्या करते हैं, वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। जब ये वेपर क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये जो अगर इनका अमाउंट, ये जो ह्यूमिड एयर जो होते हैं, ठीक है, ये जो मॉइस्चर होते हैं, एयर में जितना ज्यादा मॉइस्चर का कंटेंट होगा कोरोजन का रेट क्या होगा, उतना ही ज्यादा फास्टर होगा। ओके, सो मेटलिक सरफेस हमारे उतने ही ज्यादा करोड होते हैं जितना ही ज्यादा क्या होता है हमारे एयर में मॉइस्चर होता है। ठीक है, मतलब कि क्या होता है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वाटर जो होता है वो कंडक्टिंग मीडियम की तरह काम करता है और ये क्या करता है, कोरोजन को प्रोमोट करने का काम करता है। ठीक है, सो व्हाट अबाउट द मॉइस्चर, the rate of moisture increases ठीक है, मॉइस्चर की रेट क्या होती है, इंक्रीज होती है कब, इन प्रेजेंस ऑफ highly humid condition, in presence of highly humid condition. Okay, moisture dissolve in atmospheric gases moisture dissolve in atmospheric gases or chemical vapors or chemical vapors. Okay, so what happens that it such dissolved gases reacts with metal surface. Okay, ये जो dissolved gases में जो present होते हैं वो क्या करते हैं, metal surface के साथ क्या करते हैं, react करने का काम करते हैं। Okay, and the reaction between dissolved gases with metallic surface helps in
corrosion. ठीक है, so we can say that moisture is one of the most favorable condition for corrosion. Okay, so more the humid air, if our air is more humid, okay, if our air contains more moisture, then what happens, rate of corrosion get increases. Okay, so these are the two factors which affects the rate of corrosion. Okay, now we will talk about immersed corrosion or electrochemical corrosion. What is the meaning of immersed or electrochemical? अब हम बात करने जा रहे हैं इमर्स्ड कोरोजन या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन के बारे में। ठीक है, आखिर ये इमर्स्ड कोरोजन या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन होता क्या है? तो इस कंडीशन में हमें जो बात याद रखनी है वो ये कि इस तरह के कोरोजन में क्या होता है कि हमारा जो कोरोजन होता है वो सॉलिड लिक्विड के इंटरफेरेंस के कारण होता है और आयनिक रिएक्शन के कारण होता है। मतलब इस केस में हम क्या करते हैं कि हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम मेटल रोड को डीप करते हैं, ठीक है, और जब हम मेटल रॉड को डीप करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो इस तरह के कोरोजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। तो पहली बात जो हमें याद रखनी है वो ये कि दिस टाइप ऑफ कोरोजन occurs due to solid liquid interference. Okay, this type of corrosion occurs due to solid liquid interface when the metal are in contact with moist air or in any liquid medium. When the metal are in contact with moist air, ओके, जब हमारा मेटल किसके साथ कांटेक्ट में हो, या तो मेटल जो है हमारे मॉइस्ट एयर के साथ कांटेक्ट में हो तो भी हमारा मेटल क्या होगा, कोरोड हो सकता है, ठीक है, और एनी लिक्विड मीडियम, ठीक है, और या फिर किसी लिक्विड मीडियम के कांटेक्ट में हो, ठीक है। पहली बात जो याद रखने वाली थी वो ये, इस केस में हम करते क्या है कि इस केस में मेनली हम दो इमर्स्ड कोरोजन में हम मेनली दो चीज के बारे में बात करते हैं। एक हम बात करते हैं गैल्वेनिक कोरोजन के बारे में और एक हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड सेल कोरोजन के बारे में, ठीक है। जब हम वहां पर आएंगे तो हम इस चीज को बात करेंगे। इस केस में ये जो इमर्स्ड कोरोजन में है, इस जो चीज को फॉलो करते हैं वो ये कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम दो मेटल रॉड को डीप करते हैं, ठीक है, और जब हम उस दो मेटल रॉड को डीप करते हैं तो होता क्या है कि वाटर उस जगह पे कंडक्टिंग मीडियम की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम की तरह काम करता है, ठीक है। उस दो मेटल इलेक्ट्रोड में एक काम करता है एनोड का और दूसरा काम करता है कैथोड का। एनोड क्या होगा, तो एनोड वो होगा जहां की क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, मतलब मेटल एटम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का काम करेंगे। और कैथोड क्या होगा, जहां पर रिडक्शन होगा, जो क्या करेंगे कि मेटल एटम के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन दिया गया है उसको एक्सेप्ट करने का काम करेंगे। ओके, सो वी कैन से that if two metal are dipped in solution, if two metal are dipped in solution, what happens, so that in this case the solution acts as conducting medium, the solution acts as conducting मीडियम। तो इस केस में हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंडक्टिंग मीडियम की तरह काम करता है, ठीक है। वन ऑफ देम एक्ट एज कैथोड, ठीक है, इसमें एक कैथोड की तरह काम करेगा एंड अदर एज एनोड, और दूसरा क्या करेगा, एनोड के रूप में काम करेगा। वी कैन से दैट इफ टू डिफरेंट मेटल एटम, व्हाई वी यूज डिफरेंट मेटल एटम, बिकॉज इन दिस केस
the metal with high electropositivity nature act as anode, and other which have tendency to gain electron act as cathode. Okay, so we can say that anode gives up of ion. Okay, in this case anode gives up of ion, and due to this corrosion takes place on anode. ओके, हमें जो इस चीज में याद रखने वाली बात है इमर्स कोरोजन में वो ये कि जो हमारा एनोड होगा, ठीक है, जो हमारा एनोड होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, मतलब एनोड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने का काम करेंगे। हमारा जो एनोड जो होगा, ठीक है, ये जो हमारा एनोड है उसका क्या होगा, एनोड का हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, देने का काम करेंगे, ठीक है, और हमारे जो कैथोड जो है वो क्या करेगा, उनका रिडक्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, वो लेने का काम करेंगे, ठीक है, कैथोड का क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है, मतलब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का काम करेंगे, ठीक है। और ये कुछ प्रिंसिपल है जिससे कि हमें याद रखना है, जो कि हमें हेल्प करेगा कहाँ पर, जब हम बात करेंगे गैल्वेनिक कोरोजन के बारे में और कंसंट्रेटिक सेल कोरोजन के बारे में। तो इसमें हम यही बात याद रखना है कि इमर्स कोरोजन क्या होता है, कि ये कोरोजन तब होगा जब क्या होगा कि हमारे पास क्या हो, कि हमारे पास दो मेटल इलेक्ट्रोड हो, ठीक है, दोनों डिफरेंट मेटल एटम का हो, दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोड हो, ठीक है, दोनों डिफरेंट मेटल हो, हमारे पास क्या हो, दो मेटल इलेक्ट्रोड हो, ठीक है, और दोनों डिफरेंट मेटल का हो, उससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डीप करेंगे। तो हम उसमें देखेंगे कि एक जो है एनोड का काम करेगा, एक क्या करेगा, कैथोड का काम करेगा। एनोड कौन होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा, और कैथोड क्या होगा, जो कि क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का काम करेगा, ठीक है। और इसके लिए कंडीशन ये भी होता है कि अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें आप क्या कर रहे हैं, मेटल इलेक्ट्रोड को डीप करने का काम कर रहे हैं, तो इस केस में भी क्या होता है कि इस केस में भी हमारे मेटल का कोरोजन होता है, उस चीज के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको बस इसमें यही याद रखना है कि इलेक्ट्रिक इमर्स कोरोजन क्या होता है, तो वो रिएक्शन, वो वैसा कोरोजन जिसमें क्या हो कि हम मेटल इलेक्ट्रोड को लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डीप करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, एक एनोड होता है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है, और एक कैथोड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम करता है, ठीक है। और हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम बात करेंगे गैल्वेनिक कोरोजन के बारे में और कंसंट्रेटिक सॉल्यूशन के बारे में, कि कंसंट्रेटिक सेल कोरोजन क्या होता है या फिर गैल्वेनिक कोरोजन क्या होता है। ओके, थैंक यू।